Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about occupational theory of origin of caste. We have already covered traditional theory of origin of caste and we will cover racial theory as well and other theories that are there under the topic of origin of caste. So in this playlist, that is Indian society, we will be covering all the topics that are related to your Indian society part. Okay, and if you are preparing for CUET PG or NET exam, these videos will help you prepare well. Okay, I am your educator Bharvi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. This is the Telegram channel that you must join if you are preparing for any exam that is related to sociology. So let us start and understand what is the occupational theory of origin of caste. Okay. सो ऑक्यूपेशनल थ्योरी हमें दी है नेस्फील्ड ने. ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि ऑक्यूपेशनल थ्योरी दी किसने है. सो ऑक्यूपेशनल थ्योरी हमें किसने दी है? नेस्फील्ड ने. नाउ हु इज़ नेस्फील्ड, ये फेस आपको याद रखना है. ठीक है, इन्होंने ही दी है हमें ये थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम. अब देखो हम बात किस बारे में कर रहे हैं. हम उन थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ. ठीक है, अलग अलग थ्योरीज हैं. अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है ट्रेडिशनल थ्योरी की. ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताना कि ट्रेडिशनल थ्योरी में हमने किस किस थिंकर के बारे में बात की थी. नाउ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट ऑक्यूपेशनल थ्योरी. ऑक्यूपेशनल थ्योरी में क्या है देखो. Nesfield regarded caste system as the natural product of the occupational division of Hindu society. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम ही एक कास्ट सिस्टम को इन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट बोला. ठीक है, एक नेचुरल तरीका ऑक्यूपेशनली हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने का. मतलब काम के बेसिस पे हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए हमें कास्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई. ठीक है, अब देखो ये जो कोट है ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये वर्ड्स किसके हैं. ठीक है, क्या है? फंक्शन एंड फंक्शन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम. किसी चीज़ का फंक्शन क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन, राइट, तो काम क्या है. फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसका वर्क क्या है. ठीक है, तो फंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के लिए. ठीक है, कास्ट सिस्टम आया इसलिए ताकि जो भी सोसाइटी में फंक्शंस हैं वो पूरे हो पाए. ये किसने कहा था? नेस्फील्ड ने. ठीक है, he holds the view that in the beginning, when there was no rigidity, each individual was free to have occupation of his choice, but gradually with the rigidity in the system, occupational changes came to halt. इनका कहना है कि स्टार्टिंग में क्या था कि कोई रिजिडिटी नहीं थी. ठीक है, कोई भी क्या कहते हैं उसे, रोक टोक नहीं थी. जिसके मन में जो आता था वो ऑक्यूपेशन अपने मन का कर सकता था. बट धीमे धीमे जैसे टाइम आगे बढ़ा हमारे सिस्टम में रिजिडिटी आ गई. ठीक है, चीज़ें जो है डिवाइड हो गई और एक सेट वर्क सबके हिस्से में आ गया. ओके, कास्ट वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड ऑक्यूपेशन. तो जिसका जो काम है उसके बेसिस पे आपकी एक कास्ट हो गई. पर्सन्स इन नोबल ऑक्यूपेशन सच एज एजुकेटिंग द पीपल, फाइटिंग इन द बैटलफील्ड, ट्रेड वर कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ सुपीरियर कास्ट. इनका कहने का मतलब क्या है कि पहले आया वर्क. ठीक है, और उसके वर्क के बेसिस पे जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो रिजिड होता गया और देन आ गया कास्ट. ठीक है, तो इनका कहने का मतलब क्या है कि कास्ट आया वर्क के बेसिस पे. जो काम आप करते थे उनको अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. ओके, और इसीलिए देखो जो पर्सन्स ऐसे थे जो लोगों को पढ़ाते थे, एजुकेट करते थे या बैटल फील्ड में फाइट करते थे या ट्रेड करते थे, इनको हम लोगों ने एक नोबल प्रोफेशन मान लिया और इसीलिए ये हो गए हमारी सुपीरियर कास्ट. ठीक है, द अदर्स वर ट्रेस्ड एज पर्सन्स बिलोंगिंग टू इन्फीरियर कास्ट. और इनके अलावा जो थे उनको बता दिया गया कि आप भाई इन्फीरियर कास्ट के हो. ठीक है, और उनको हम लोग कहते हैं शूद्र. ठीक, इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी नेस्फील्ड cited the example that an occupation of artisans working in metal is ranked higher than basket makers. इसको देखो एग्जाम्पल देख के पे इन्होंने बताया है कि एक इंसान जो मान लो मेटल की चीजें बनाता है ना, वो रैंक में ऊपर होगा उससे जो कि बास्केट बना रहा है. ठीक है, तो काम का ही सारा खेल है इनके हिसाब से. हाउएवर दिस थ्योरी इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म. इस थ्योरी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया, इसीलिए इसके बाद जो आएगी वो है रेशियल थ्योरी. उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. द लाइन ऑफ अटैक इज दैट ऑक्यूपेशन इज नॉट द सोल बेसिस ऑफ कॉजिंग कास्ट डिफरेंस. कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन को हम ब्लेम नहीं कर सकते. जिन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को उन्होंने ऐसा बोला. ठीक है,
Wide variations are also marked in respect of the position of agriculture caste which are rated lower. They are regarded as relatively higher and respectable in North India. कह रहे हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल कास्ट हैं जिनके काम को हम बहुत रिस्पेक्टेबल मानते हैं भले ही वो लोअर क्यों ना हो, ठीक है। विद फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन, और ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ये भी याद रखना, ये एक समझ लो एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है, इनकी थ्योरी जहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। With functional differentiation, there came in occupational differentiation and numerous subcaste. अब कुछ सबकास्ट भी हैं, ठीक है, वो भी फंक्शनल हैं और वो बाद में आई हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्रिटिसिज्म है। अब देखो यहाँ पर क्रिटिसिज्म कुछ दिए हुए हैं। द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन सोशल स्टेटस ऑफ वेरियस कास्ट विच प्रैक्टिस द सेम ऑक्यूपेशन। ऐसी कास्ट जो सेम ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ये थ्योरी वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रही है। इट इज़ रॉन्ग टू कंसीडर द ऑक्यूपेशनल फैक्टर अलोन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन को मानकर ये चलना कि कास्ट का ओरिजिन सिर्फ ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ, ये कहना गलत होगा। हटन इन दिस रिगार्ड कमेंट्स दैट ऑक्यूपेशन इज नॉट अ कॉज बट ओनली अ फैक्टर। इन्होंने क्या कहा था हटन ने, ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो हटन ने ये बोला था कि ऑक्यूपेशन सिर्फ एक वन ऑफ द कॉज है, नॉट द ओनली कॉज। एक जैसे 4-5 कॉज होंगे, उनमें से एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, अकेला ऑक्यूपेशन जिम्मेदार नहीं है ओरिजिन का। द थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द रेशियल एंड रिलीजियस फैक्टर। ये थ्योरी रेशियल और रिलीजियस के फैक्टर्स को नहीं काउंट कर रही है। अभी हम लोग नेक्स्ट में रेशियल फैक्टर्स पे ही बात करेंगे, जिसको हम लोग रेशियल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। डी.एन. मजूमदार क्रिटिसाइज नेस्फील्ड्स आइडिया ऑफ हायरार्की ऑफ कास्ट इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी और द इंफीरियरिटी। तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है कि डी.एन. मजूमदार ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, ओके। So that's it for today, guys. I hope you liked today's video. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. You can check the playlist. Everything on this platform is provided for free. Please make use of it. इसके अलावा don't forget to join the Telegram because everything related to sociology, even the PDFs of all the videos you will find on this channel only. This is my personal Telegram. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।